नमस्कार मित्रों, आज हम उपस्थित हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत व्यापक है, बड़ा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले काल विभाजन का। कब कौन सा काल किस समय तक रहा और कौन कौन से प्रमुख कवि हुए, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन सारी बातें करेंगे। और क्यों काल परिवर्तन हुआ, इन सारा विस्तृत वर्णन करेंगे। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य को मोटे मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। और वह 4 भाग कौन से हैं मैं आपको बता दूं। पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसके बाद भक्ति काल, और इसे पूर्व मध्य काल कहते हैं। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी साहित्य का। इसके बाद आता है रीतिकाल, और रीतिकाल को उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। और ये जो है ना, श्रृंगार काल भी कहा जाता है। और आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं का युग है, द्विवेदी जी का युग है, छायावादी युग है, प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी है, नई कविता। तो जो हमारा इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं वो है आदिकाल अथवा वीरगाथा काल से संबंधित। तो मैं बता दूं, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो हाँ, प्रारंभ करते हैं। और ये बात आती है सबसे पहले आदिकाल। आदिकाल को के कौन कौन से नाम हैं और इन नामों को किस किस ने नामकरण किया, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया, जो बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है। चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। वीरगाथा काल भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो श्रेष्ठ और मानक इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही माना जाता है। और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा, जो यात्रा वृत्तांत लिखते थे। यात्रा साहित्य उनकी ही देन है। बीजक काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया और बड़े प्रसिद्ध समालोचक रहे, समीक्षक हैं। अपभ्रंश काल को सिद्ध साहित्य जो काल है उन लोगों ने कहा है, जो गोरखनाथ पंथियों ने कहा है अपभ्रंश काल। तो मित्रों, इसके बाद आदिकाल और वीरगाथा काल के जो प्रमुख कवि हैं इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वीरगाथा काल में कौन कौन से प्रमुख कवि हुए। पहले तो मैं बता दूं कि उस दौर में ज़्यादातर जो प्रथा थी वो दरबारी कवियों की प्रथा थी। और दरबार में जो कवि रहते थे वह अपने राजा की प्रशंसा करते थे। और वो समय जो है ना, युद्धों का समय था। बहुत छोटी छोटी बात में भारतवर्ष में आपस में साम्राज्य विस्तार को लेकर और छोटी सी हठधर्मिता को लेकर युद्ध होते रहते थे। तो पहला जो कवि का नाम है चंद्रबरदाई। उनका पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ है। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली के और अजमेर के चौहान शासक थे, उनके दरबार में रहने वाले चंद्रबरदाई जो उनके दरबारी कवि थे। और उनका जितना कलम पर अधिकार था उतना ही तलवार पर भी था, अर्थात वो सेना नायक भी थे। तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी का वर्णन किया है पृथ्वीराज रासो में। और ये बहुत, उसमें कहीं न कहीं ऐतिहासिकता की प्रामाणिकता भी नहीं मिलती, लेकिन उनका ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है आदिकाल की दृष्टि से। इसके बाद बीसलदेव रासो, नरपतिनाल जो कवि हैं नरपतिनाल, उन्होंने बीसलदेव, और ये भी पृथ्वीराज के ही पूर्वज कह लीजिए। बीसलदेव जो चौहान थे वो अजमेर के शासक थे, और उनके यहाँ जो लिखा ये ग्रंथ वो नरपतनाल ने लिखा। इसके बाद परमाल रासो जगनिक ने लिखा, जिसे आलखंड भी कहते हैं। और ये उस दौर का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ था। कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि पूरे बुंदेलखंड से लेकर उत्तर भारत तक आलखंड का गायन और आलखंड के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। आलखंड लोगों की वर्षा ऋतु में तो आला गाकर लोग अपना समय निकालते थे, और ये मनोरंजन का साधन तो था ही, साथ में इतिहास की जाने। इसमें राजा परमार देव जो चंदेल शासक थे, उनके जो सेना नायक थे आला उदल और मलखान, इनके विशेषकर आला उदल, तो उनकी बहादुरी का इसमें वर्णन किया। और जगनिक स्वयं कवि होने के साथ साथ स्वयं भी योद्धा थे। इसके बाद कीर्तिलता कीर्ति पताका, ये विद्यापति कवि हैं, और ये बिहार के मैथिल अंचल के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल भी कहते हैं।
तो विद्यापति आदिकाल के ऐसे कवि थे जो जिनके बारे में कहा जा सकता है श्रृंगार की जो कविताएं उन्होंने आदिकाल में लिखी, उसी स्तर की कविताएं रीतिकाल में बिहारी दास जी ने लिखने का प्रयास किया। इसके बाद खुसरो की पहेलियां और मुकरियां बड़ी प्रसिद्ध हुई। अमीर खुसरो सल्तनत कालीन करीब करीब 6 सुल्तानों के दरबार में रहे। तो उनकी ये अमीर खुसरो की पहेलियाँ वो पारसी और उस समय की हिंदी के ज्ञाता थे। तो इस तरह से ये कवि और रचनाएं हो गई आदिकाल की। इसके बाद आदिकाल की क्या क्या विशेषताएं थीं, उस दौर में क्या क्या होता था, कौन कौन से लक्षण थे, काव्य ग्रंथों में क्या क्या वर्णन किया है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि युद्धों का सजीव वर्णन, चूँकि उस समय बहुत छोटी छोटी बातों पर राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे और युद्ध करते थे, और जो युद्ध जीता जाता था या हारा जाता था उस राजा के दरबारी कवि जो होते थे अपने आश्रयदाता राजा के युद्ध का वर्णन करते थे, बहादुरी का वर्णन करते थे। और बहादुरी भी कोई थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के भी करते थे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, वीरता के साथ साथ श्रृंगार वर्णन भी करते थे। राजा जब युद्ध का समय नहीं होता था तो श्रृंगारी कविताएं सुनकर प्रसन्न होता था और कई बार दरबारी कवियों को पुरस्कृत करता था। इससे आश्रयदाता राजा की ये दरबारी कवि अपने ऊपर दया बनाने के लिए भी करते थे। दरबारी कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा कई बार इतनी बड़ा चढ़ा के प्रशंसा कर दी जाती थी जितना उनके पास ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन राजाओं की प्रशंसा कर देते थे। संयुक्त वर्णन खूब किया गया इस काल में। एक चीज़ ये है कि आदिकाल के जब भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं, आदिकाल का साहित्य पढ़ते हैं, तो उनमें बहुत सारे साहित्य जैसे परमाल रासो है या कह लो पृथ्वीराज रासो है या बीसल देव रासो है, ज़्यादातर ग्रंथों के पीछे रासो शब्द लगा हुआ है। तो इस दौर में रासो काव्यों की अधिकता रही है और इसकी जो भाषा है वो थोड़ी जटिल सी है। उस दौर के काव्य ग्रंथों की भाषा जटिल सी है और इसमें डिंगल पिंगल इस भाषा का नाम दिया है समीक्षकों ने, विद्वानों ने। तो इसे इस दौर में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ। एक बात ये महत्वपूर्ण है, इस दौर में देखो ऐतिहासिक दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से ये काव्य ग्रंथ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु इतिहास की दृष्टि से इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। इतिहास की जो सन है या ईसवी सन है उनसे ये मेल जोल नहीं खाते हैं, इसलिए थोड़ी समस्या सर्जित होती है। तो ऐतिहासिकता इनकी असिद्ध है, कहना चाहिए, प्रमाणित नहीं है, लेकिन इसके बाद भी साहित्यिक दृष्टि से इनका बहुत महत्व है। तो मित्रों, अभी मैंने आदिकाल अथवा वीरगाथा काल के बारे में बताया, कौन से कवियों ने, वो समीक्षकों ने क्या क्या नाम दिया इसे, और इसके बाद इस काल की कौन सी विशेषताएं थी, कौन कौन से कवि हुए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सुझाव लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।